हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आपने कुछ साल पहले भी देखा होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी डिबेट ना अब दोबारा स्टार्ट हो गई है। क्योंकि अब उत्तराखंड गवर्नमेंट के बाद एक और गवर्नमेंट है जो इसको कंसिडर कर रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड नॉट जस्ट दैट, बहुत सारी ऐसी और स्टेट गवर्नमेंट हैं जो कि यहाँ पर प्लान कर रही है कि हमें यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड? मोटा मोटी सब जानते होंगे, सिविल मतलब नागरिक के मैटर्स, मतलब वो मैटर्स जो एग्जैक्टली क्रिमिनल नहीं है, और मतलब कि जिनमें आपको एज सच कोई चोरी लूट डकैती इनका मैटर नहीं होता, इसको सिविल कहते हैं। बट यहाँ सिविल का मतलब है पर्सनल लॉज से रिलेटेड मैटर्स, पर्सनल मैटर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे मैरिज हुआ, डिवोर्स हुआ, अडॉप्शन हुआ। और यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मिटी, मतलब सारे रिलीजन्स में सारे जितने भी सेक्शंस हैं इंडिया के, सबके पर्सनल लॉज, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन, मेंटेनेंस, गार्डियनशिप, इन सब से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो एक जैसे हों। इनको हम देखेंगे, लेकिन आज डिबेट ये नहीं है कि यूसीसी इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट्स अ वेरी ओल्ड डिबेट। rather the debate lies in the fact that what are the value addition points जो आप एग्जाम के हिसाब से मेंशन कर सकते हो और जिससे आपका एक क्वालिटी आंसर मेंटेन, राइट? सो क्वालिटी इज द मेन फोकस। और यहाँ क्वालिटी लाने के लिए पॉलिटी में आपको 5 चीजें प्राइमरली चाहिए होती हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स, एक उससे रिलेटेड जो भी आप एस्पेक्ट डिस्कस करें उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, दूसरा, वैसे तीसरा, क्या अब आप जो भी आप डिस्कस करना चाहते हो क्या उसको प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, इन सारी चीजों से रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कोई कमिटी उसमें बनाया है, कोई लॉ कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। और आज हम यहीं से स्टार्ट करते हुए यूसीसी की डिबेट को नुआंस डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो दैट विल बी आवर ऑब्जेक्टिव। फर्स्टली लेट्स गो टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि देखो, वैसे तो ये मुद्दा जाता है प्री ब्रिटिश टाइम पीरियड में, ब्रिटिश प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में। ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या था, हमारा जो जस्टिस सिस्टम था वो सडनली आकर चेंज हो गया। उसके पहले क्या था, हमारे यहाँ पर मुगल्स का रूल था। अब मुगल्स के सिस्टम में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हुआ करता था, उसमें आपको शरिया, बेसिकली हम देखते थे कि इस्लामिक जो नॉर्म्स हैं वो चलते थे, और उनके हिसाब से आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का नॉर्म होता था कि भैया रिवेंज या फिर रेट्रीब्यूटिव फॉर्म ऑफ जस्टिस चलता था, जो इंग्लिश नहीं मानते। इंग्लिश क्या करते हैं, अगर आपके खिलाफ किसी ने क्राइम किया है तो वो सिर्फ आपके खिलाफ क्राइम नहीं है, वो पूरी सोसाइटी के खिलाफ क्राइम है, वो सोसाइटी की कॉन्शियस को हिलाता है। तो सिर्फ आपको बदला या रिवेंज नहीं मिलेगा और रेट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि अगर आप माफ कर दोगे तो उसको सब माफ करेंगे। तो जो भी आप क्राइम करते हो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट प्राइमरी। और सिविल जो सिस्टम होता है उसमें क्या मैटर्स आते हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अलावा होता है। तो यहाँ क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी आते हैं उसके कुछ टाइम बाद, 50 साल, 75 ईयर्स बाद। और जब से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स आने लगते हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय आते हैं, आत्मीय सभा बनाते हैं, ऐसे ही उसके बाद 1857 की म्यूटिनी से पहले पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ पे काफी सारा रोल प्ले करते हैं। तो इन सब के प्रेशर में आकर ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर जो विडो रीमैरिज एक्ट था 1856 का, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड डलहौजी को बहला फुसला के मना मना के और यहाँ पर लाने की कोशिश की। ऑल्दो इससे लोग यहाँ पर थोड़े से नाराज थे, कंसर्न्ड थे, और म्यूटिनी का एक फैक्टर इसको भी बताया जाता है कि लोगों को लग रहा था कि हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे रिलीजियस में रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं। बट नेवरदलेस आप देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे, जैसे शारदा एक्ट आया 1929 का। व्हाट आई मीन टू सजेस्ट बाय ऑल ऑफ दिस इज वन एस्पेक्ट, वन थीम, कि जो हिंदूज का पर्सनल लॉ था उसमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की वजह से कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होने लगा था, और यहाँ ब्रिटिशर्स ने अपना जो हस्तक्षेप है वो ऑलरेडी ये कर चुके थे। लेकिन जो मुस्लिम्स के पर्सनल रिफॉर्म्स थे वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड थे। इनफैक्ट जब मुस्लिम लीग के मेंबर्स को ऐसा लगा कि अब शायद ब्रिटिशर्स हमारे लॉज में भी पढ़ने लग जाएंगे पर्सनल मैटर्स में, तो ये खुद ही आकर ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर शरीयत एक्ट बना देते हैं 1937 का। दैट्स वाई इनके पर्सनल लॉज कोडिफाई हो जाते हैं, उस टाइम पीरियड से यूनिफाई हो जाते हैं। बहुत सारे मुस्लिम्स में भी ऐसे सेक्शंस थे जो आज भी उस टाइम पीरियड पर भी कहीं ना कहीं हिंदू लॉज को फॉलो किया करते थे या हिंदू ट्रेडिशंस को भी फॉलो किया करते थे। एक मिक्स एंड मैच था, हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्ट्स थे। लेकिन उनकी साइड, उनके कंसर्न्स को भी साइड हटाते हुए, परे हटाते हुए, कहीं ना कहीं ये एक यूनिफॉर्मिटी आ गई। अब इसी की वजह से प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये वाली डिबेट्स में। आप देखो क्या प्रॉब्लम आती है, जब बोला गया कि यूसीसी लाना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ऐसा बोला गया था, 1941 से ये बात चल रही थी।
लेकिन मुस्लिम मेंबर्स यहाँ पे काफी कंसर्न थे कि ये हमारे रिलीजियस मैटर्स में घुसने की बात हो रही है, रिलीजियस फ्रीडम हमारी इससे इम्पैक्ट हो रही है। और उस टाइम पीरियड पर हमारी असेंबली में एक डिबेट चल रही थी उस टाइम पीरियड के आर्टिकल 19 के हिसाब से। आज का यही जो आर्टिकल है, उस टाइम ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 था, आज के टाइम पीरियड में आप इसको आर्टिकल 25 बोलते हो। और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने भी एक बार भी इवन लक्ष्मीकांत पढ़ी है सब जानते होंगे, आर्टिकल 25 का मतलब यही है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पर है। आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो। आप यहाँ अपने रिलीजन को आराम से, जो रिलीजन फॉलो करना चाहो उसे आप फॉलो कर सकते हो। और स्टेट उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, इन सब चीजों के उसमें, राइट। इसके अलावा इसके कुछ दो क्लॉजेस हैं जिन पर हम आएंगे, बट प्राइमरली जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही थी तो इन दोनों को क्लब करते हुए ये कहा गया कि यूसीसी मत अप्लाई करो भैया। बाय द वे, अनअकैडमी सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, हम ऑफलाइन है। और यहाँ आप देख लो, ये सारे ही टीचर्स आपके लिए स्पेशली हमने एक फाउंडेशन बैच में क्यूरेट करवाए हैं, और इसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी गाइडेंस मिल जाएगी, और आपकी प्रिपरेशन एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पर। और यहाँ देखो, इसकी बैचेस स्टार्ट भी हो गई हैं, हालांकि अभी तक ज्यादा क्लासेस नहीं हुई, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो उसको। साथ साथ हिंदी मीडियम की क्लासेस मुखर्जी नगर से कंडक्ट होगी, इंग्लिश मीडियम करोल बाग से, हिंदी मीडियम का सेंटर है मुखर्जी नगर। और यहाँ पर आप देखो हेवी डिस्काउंट है, और इसकी भी बैचेस स्टार्ट हो गई है, ऑल दो ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है अगेन, तो आपके लिए एक अच्छा मौका। अब यहाँ मेन बात ये आती है कि ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा। देखो, अभी तक जो आपकी प्रिपरेशन है, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली मई में प्री होगा, और इसके लिए आपको अभी से एक स्ट्रक्चरल पूरी प्रिपरेशन जो है बहुत स्ट्रक्चरल तरीके से करनी पड़ेगी। तो जब आप ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो टाइम टेबल अच्छा हो जाता है, और इसके साथ साथ अगर आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करवा दी जाती है तो आपका स्टैटिक प्लस करंट इंटीग्रेट हो जाता है, जिसका मार्क्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। साथ साथ आपको इस कोर्स में सीसैट की प्रिपरेशन मिल जाएगी, और इसके साथ साथ ऐसे भी प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि सीसैट प्रीलिम्स के लिए बहुत डिफाइनिंग होता है, ऐसे अगेन मेंस के लिए बहुत डिफाइनिंग होता है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई भी डाउट होता है फ्लड ऑफ मटेरियल्स के कॉन्टेक्स्ट में, अभी जितना भी यहाँ पर पूरा यूपीएससी का स्पेयर चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में, तो आप कभी भी मेंटरशिप इसमें अवेल कर सकते हो। अगर आप कोर्स खरीदते हो तो इससे आपको पूरी गाइडेंस भी यहाँ पर अवेल हो जाएगी। और ऐसा ही अगर आप अभी के सिचुएशन के हिसाब से दिल्ली नहीं आना चाहते, प्रयागराज में आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो सेम इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम फाउंडेशन बैच प्रयागराज के लिए भी अवेलेबल है। तो तीनों के जो लिंक्स हैं तीनों टाइप के कोर्सेज के लिए, इनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है इंक्वायरी के लिए। और अगर एक प्रोफेशनल काउंसलिंग आप लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। तो इससे आपको पूरा प्रिपरेशन के बारे में और कैसे क्या करना है सब कुछ पता चल जाएगा। तो उसके लिए आप रिस्पेक्टिव करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज के सेंटर्स में विजिट कर सकते हो। और ऐप डाउनलोड करना हो अगर अनअकैडमी का, फॉर कंटेंट, फॉर एक्स्ट्रा फीचर्स, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, अगेन जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अब इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी कंसर्न्स थे कि इससे मेजॉरिटी व्यूज यहाँ पर इम्पोज हो जाएंगे। देखो, अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने पर्सनल लॉज में रेडी नहीं है यूसीसी लेकर आने के लिए, और अगर आप फिर भी यूसीसी ले आते फॉर द सेक ऑफ व्हाट, फॉर द सेक ऑफ यूनिफिकेशन, जैसा और मेंबर्स बोले थे, जैसे ये दो मेंबर्स हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर सर एंड के एम मुंशी सर, दोनों ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड। के एम मुंशी सर के व्यूज बहुत जगह पर आप देखोगे, और इन्होंने बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड किए। तो अब इनके हिसाब से देखो, अगर पर्सनल लॉज में आप एकता ले आते हो, एक जैसे लॉज ले आते हो, यूनिफॉर्मिटी ले आते हो, तो लोगों के बीच में डिफरेंसेस नहीं रहेंगे कि हमारे रिलीजन में ये कहते हैं, उनके रिलीजन के हिसाब से उनको ये लॉज है, हमारे यहाँ पर 4 शादी नहीं की जा सकती, उनके यहाँ पर 4 शादी कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप यूनिटी की तरफ कहीं ना कहीं जाओगे, और एक नेशनल आइडेंटिटी भी क्रिएट होगी। सो कॉमन लॉज के साथ साथ ये भी बोला जा रहा था कि डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा। देखो, डिस्क्रिमिनेशन का साफ साफ ये है कि अगर पर्सनल लॉज अलग अलग होंगे तो महिलाओं के राइट्स हिंदू रिलीजन, हिंदू पर्सनल लॉज के हिसाब से अलग हो जाएंगे, और मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से अलग हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। और ये डिस्क्रिमिनेशन साफ साफ हमारे जो आर्टिकल्स है उस टाइम पीरियड पर आ रखे थे, आर्टिकल 14 वगैरह, इनके खिलाफ हो जाएगा। ऑल्दो आर्टिकल 14 में एक्सेप्शन है कि आप पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजेक्शंस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हो, लेकिन ये तो कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ ना कि अगर कोई महिला मुस्लिम है तो वो उसको 3 बार तलाक दे सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करके, और अगर कोई महिला मुस्लिम है तो उसके साथ, हिंदू है तो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज नॉट रीजनेबल, राइट। आपको लग रहा होगा ये आर्बिट्ररी है कहीं ना कहीं। तो ये एक एस्पेक्ट था जो हाईलाइट किया गया दोनों रिस्पेक्टेड मेंबर्स के द्वारा। अब इसके साथ साथ के एम मुंशी सर ने एक और एस्पेक्ट हाईलाइट किया था, वो ये था कि जो मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं जिन कंट्रीज में, उन्होंने भी माइनॉरिटी पर्सनल लॉस को अलाउ नहीं किया है।
राइट। और इसलिए नेशनल यूनिटी और स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, हम सेक्युलर हैं, ठीक है, इंडियन स्टेट अलाउ करता है रिलीजन्स को अपने आप को पब्लिक लाइफ में भी मैनिफेस्ट करने के लिए। अनलाइक फ्रांस, फ्रांस में क्या है, आप पब्लिक लाइफ में अपने रिलीजन को बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, स्कार्फ वाफ पहन के नहीं जा सकते, बुर्किनी नहीं पहन सकते। लेकिन यहाँ पर आपको पब्लिक मैनिफेस्टेशन अलाउड है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि आप पब्लिक में बिल्कुल भी अपने रिलीजियस सिंबल्स को डिपिक्ट नहीं कर सकते, रिलीजियस आइडेंटिटी को डिपिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स, जैसे के एम मुंशी सर यही बोल रहे थे कि पर्सनल लॉज में आपको एक स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म चाहिए ही रहेगा, राइट। तो इतना कुछ कहा गया था, उसके बावजूद कुछ मेंबर्स थे, जैसे एक और मेंबर है यहाँ पर आपके बी पोकर साहिब बहादुर एंड नसीरुद्दीन अहमद। नसीरुद्दीन अहमद सर ने इनफैक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम लग रहा था। तो इनके हिसाब से भी देखो, जब भी आप ऐसा कुछ चेंज लाना चाहो तो ट्रू डेमोक्रेसी वही होगी जिसमें विल ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर लाने से पहले जो कम्युनिटी का कंसेंट है वो चाहिए रहेगा। तो ये इस चीज को हाईलाइट कर रहे थे। अब डॉक्टर अंबेडकर, अब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर मेन आप देखो, डॉक्टर अंबेडकर के व्यूज बहुत सारी चीजों में एक फाइनलिटी लाते थे। ये भी क्योंकि अब बहुत ज्यादा आप बोलो कंसर्न्ड थे विमेन के राइट से भी और माइनॉरिटीज के इश्यूज से भी, अपार्ट फ्रॉम द दलित इश्यूज ऑफ कोर्स। तो दैट्स व्हाई ये भी एक ग्रेजुअल अप्रोच की बात करते हैं कि हम वॉलेंटरी अडॉप्शन को कहीं ना कहीं फेवर करेंगे। दैट्स व्हाई फाइनली एक इशू आता है कि चलो ठीक है, यूसीसी को फिलहाल के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लेके आ जाते हैं आर्टिकल 44 में, जहां कहा जाएगा दैट द स्टेट शेल ट्राई टू फॉर्मुलेट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स या फिर ये सारी चीजें मेंशन की, आप फॉर और अगेंस्ट में मेंशन कर सकते हो यूसीसी के गुड आर्ग्यूमेंट्स, आपकी आंसर्स को एक लेजिटिमाइजेशन, एक वैलिडिटी देंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एस्पेक्ट कि अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा। देखो, डॉक्टर अंबेडकर जी को ये आश्वासन मिला कि माई बाप कोई बात नहीं, इसको डीपीएसपी में आने दो। आप चाह रहे हो कि सारी महिलाओं को अपने राइट्स मिले, उसके बावजूद इसको डीपीएसपी में आने दो। जैसे ही हमें कंडीशंस अच्छी लगेगी तो हम हिंदू रिलीजन में तो जितने भी लोग हैं सबके लिए यूसीसी ले आएंगे बाय हिंदू कोड बिल। तो एक हिंदू कोड ही ले आएंगे पर्सनल लॉज में, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स भी इस प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके थे और यहाँ पर जो ऑपोजिशन था वो थोड़ा सा वीक था। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे उस टाइम पर प्रोमिनेंट जो अपोज कर रहे थे, जैसे पटेल साहब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी, आप जानते हो। अब उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन है, लेकिन ये फिर कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बचे थे, नेहरू ने इनको वो कर दिया था बाद में साइडलाइन। अब ऐसे जेबी कृपलानी सर थे जिन्होंने बाद में इमरजेंसी के टाइम पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया इंदिरा गांधी के खिलाफ और ओपनली किया, और उसके बावजूद इतने रिस्पेक्टेड थे कि इंदिरा गांधी इनको जेल में नहीं डाल पाई। इन्होंने भी कुछ कुछ बातें बोली, लेकिन अगेन इनका भी व्यूज उतना मैटर नहीं करता था। जैसे तैसे करके यहाँ पर नेहरूवियन जो लीडरशिप थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि एटलीस्ट हिंदू रिलीजन में तो सारे ऑपोजिशन को प्रोटेस्ट करते हुए इसको ले आएगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम बाइड करना था ऑफकोर्स, क्योंकि जैसे ही सरकार आएगी 1951 में हेवी मेजोरिटी नेहरूवियन लीडरशिप के अंदर, तो ये लीडरशिप तो स्ट्रांग रहेगी, तो ये ला सकती है ऐसे रिफॉर्म्स, लेकिन स्टिल ये थोड़ा टाइम बाइड करेगी ताकि उसको सिस्टमेटिकली ला सके और आराम आराम से उसको इंट्रोड्यूस कर सके। और तब तक डॉक्टर अंबेडकर जी का जो पेशेंस है वो खत्म हो जाता है, तो ये यहाँ पर रिजाइन कर देते हैं ओवर दी मैटर्स, अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं, बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर इनका रोल थोड़ा मार्जिनल हो जाता है, आप जानते हैं। डिबेट वैसे आप जान देखिए, बेनेगल नरसिंह राव, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इन्होंने बहुत ज्यादा असिस्ट किया था, और ड्राफ्टिंग कमेटी को भी इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने में, और फिर उसको क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए। तो बेनेगल नरसिंह राव कमेटी ने 1941 में ही इसको बोल दिया था कि हमें महिलाओं के इक्वल राइट्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इवन इंडिपेंडेंस भी नहीं हुई थी तब से ये बात चल रही थी। दैट्स व्हाई आप देखो अम्बेडकर जी का पेशेंस यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन फिर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, अब हमें ऐसा कुछ लाना चाहिए, तो कांग्रेस इसके लिए लग जाती है। तो अब उसके बाद क्या होता है, 1955-56 में अलग अलग लॉज आते हैं, वो हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर ये एक एस्पेक्ट है, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखो, अगेन गोइंग बैक टू आर्टिकल 25, क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट एनी रिलीजन, राइट ऑफ योर चॉइस। लेकिन एक्सेप्शंस किस चीज के, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी के। अब इसका फायदा उठाते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स क्या बोल रहे थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के, कि भाई साहब ये रिस्ट्रिक्शन आपने दे तो रखी है, अगर कोई रिलीजन की ऐसी प्रैक्टिस है पर्सनल लॉज में जो किसी की हेल्थ को या पब्लिक ऑर्डर को या मोरालिटी के खिलाफ होगी, तो आप इससे ध्यान तो दे ही पाओगे ना, तो यूसीसी लाने की कोई नीड नहीं है। लेकिन यहाँ के मुंशी सर ने भी ये हाईलाइट किया था कि देखो, इसके कुछ और यहाँ पे क्लॉजेज है, जैसे आर्टिकल 25 का एक क्लॉज है
कि किसी भी रिलीजन के सेक्युलर फाइनेंशियल मैटर्स में स्टेट चाहे तो इंटरवीन कर सकता है, एंड दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि अगर स्टेट चाहे तो यूसीसी ले सकता है, इवन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये वैलिड है। ये बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा आपके लिए आंसर्स में मेंशन करने के लिए, अगेन गुड पॉइंट। और ऐसे ही स्टेट चाहे तो जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इनको ओपन कर सकता है सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए। और यहाँ पर ये क्लैरिफाई किया गया था कि हिंदू का मतलब क्या है। हिंदू की डेफिनेशन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी तो कहा गया कि जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, जो पारसी नहीं है, वो हिंदू होगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिबेट चली थी कि ये तो नेगेटिव डेफिनेशन है, पॉजिटिव डेफिनेशन दीजिए। अब हिंदू को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ इस आर्टिकल के हिसाब से भी ये कहा गया कि देखो हिंदू वो है जो कि हिंदू तो है ही, लेकिन साथ साथ जो सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, वो भी यहाँ हिंदूज के में ही आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलीजन भी हिंदुइज्म से ही निकले और इन्हीं से रिलेटेड मॉडिफाइड कन्वेंशन को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। सो दैट्स वाई इन सबको हिंदूज में लाया गया। और सिर्फ सिख को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा राइट मिला कि आपका जो टर्बन पहनना है वो सॉर्ट ऑफ यहाँ आर्टिकल 25 में आ गया कि इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। इसलिए आप देखो आर्मी में भी सिक्स के टर्बन पहनने पर कोई आप कुछ नहीं बोल पाते हो। ऑल दो बाकी सारे रिलीजन के जो सिंबल जैसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ाना उस पर रेगुलेशन ला सकते हैं और उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सो वो दैट्स वाई है बिकॉज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो अब इस लॉजिक के हिसाब से भी देखो, जो आप हिंदू मैरिज लाओगे और जो हिंदू की डेफिनेशन दोगे वो यहाँ से बिल्कुल सिनोनिमस होगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और लॉज के हिसाब से भी। सो दैट्स वाई जब 1955-56 में जब लॉज लाए जाते हैं, चार टाइप के लॉज आते हैं। एक आता है मैरिज से रिलेटेड, एक आता है उसके बाद सक्सेशन से रिलेटेड, एक आता है एडॉप्शन से रिलेटेड, एंड देन गार्डियनशिप से रिलेटेड। देखो मैरिज एंड डिवोर्स में मैरिज एंड डिवोर्स से रिलेटेड मैटर्स आएंगे। अब इसके अलावा यहाँ गार्डियनशिप में अगर अलग होते हैं पेरेंट्स, कौन गार्डियन होगा, ये सारी चीजें, अडॉप्शन कैसे अडॉप्शन किया जा सकता है, और साथ साथ सक्सेशन में प्रॉपर्टी वगैरह की ओनरशिप में, ये सारे लॉज हैं। ये तीन 1956 में आते हैं और ये आपका 1955 में आता है। अब इसके अलावा क्योंकि मुस्लिम्स के लिए हम यूसीसी कभी लेकर नहीं आ पाए उसके बाद, दैट्स वाई आप देखो आज भी इनका जो शरीयत एक्ट है 1937 वाला वो यहाँ पर अपहोल्ड हो रहा है। और साथ साथ क्रिश्चियंस के लिए जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसीज के लिए जो अलग अलग एक्ट है जो ब्रिटिश टाइम पीरियड से चलते आ रहे हैं वो यहाँ पर चलते गए। सो दैट्स देयर। आप देखो दैट्स वाई हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन सबके लिए एक जैसा यहाँ पर कस्टम, सबके लिए एक जैसे पर्सनल लॉज आ गए। जैसे मैरिज में यहाँ पर बात चलने लगी कि हाँ मैरिज ठीक है हिंदूज में सेक्रेट मानी जाती है, लेकिन उसके अलावा डिवोर्स का एक प्रोविजन होना चाहिए जो पहले कभी नहीं सुना गया था। दैट्स वाई फिर डिवोर्स की बात आई। यहाँ सक्सेशन में महिलाओं को प्रॉपर्टी के राइट्स की बात आई, तो धीरे धीरे इनको इस एक्ट से और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऑलमोस्ट इक्वालिटी मिल चुकी है प्रॉपर्टी राइट्स में। और पहले के जो लॉज थे मिताक्षर और दया भाग, वो अब कहीं ना कहीं साइडलाइन हो चुके हैं उनके प्रोविजंस, राइट। ब्रिटिश टाइम पीरियड पर भी महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट्स थे, लेकिन लिमिटेड एस्टेट दिया गया था ताकि बहुत ज्यादा जो मेजोरिटी हिंदू सेक्शन है वो भड़क न जाए, नाराज ना हो जाए। सो अब धीरे धीरे इसको भी फिर हमने और ब्रॉड किया और मिताक्षर और दयाभाग लॉस से कंपैरिजन में यहाँ पर हम थोड़ा इक्वालिटी ले आए। और ऐसे ही अडॉप्शन और गार्डियनशिप में भी है। तो कहीं ना कहीं हिंदू से रिलेटेड जो मैटर है वो तो सॉल्व हो गया था उसी टाइम। अब मैटर यही है कि अगर आप यूसीसी लाओगे तो जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनके रिलेटेड जो लॉज हैं वो सबसे ज्यादा चेंज होंगे। और साथ साथ कुछ ट्राइबल सेक्शंस हैं जिनको आपने एक्सक्लूड किया था यूसीसी से, उनके लॉज में चेंज आएंगे। तो चैलेंज सारा इसी यूनिफॉर्मिटी से रिलेटेड है। अब चैलेंज क्या है, देखो डाइवर्स पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस अगर आप अपहोल्ड नहीं करोगे, अगर डाइवर्सिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं प्लूरैलिटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं जहां पर हो सकता है कि यूसीसी लाने से उनके कस्टम्स पर इम्पैक्ट पड़ जाए, स्पेशली जो सिक्स्थ शेड्यूल से रिलेटेड यहाँ पर ट्राइब्स हैं। सिक्स्थ शेड्यूल मतलब फ्रंटियर ट्राइब्स, भारत के जो फ्रंटियर में रहते हैं जैसे नागालैंड, आपका अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, इन चार स्टेट से रिलेटेड, जहां पर म्यांमार और चाइना से बॉर्डर टच करती है। अब ये इनके बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट समथिंग, जो सिक्स शेड्यूल में आते हैं, जिनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स प्रोवाइडेड है। और ये अपने पर्सनल मैटर्स में खुद यहाँ पर देखते हैं इन काउंसिल्स के थ्रू। तो अगर आप ऐसा कुछ लाते हो तो इसको इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेकेंडली चलो इनको एक्सक्लूड भी कर दो, भारत के बहुत सारे ऐसे रिमोट रीजन है कुछ कुछ सेक्शंस को एक्सक्लूड किया गया था जब आप हिंदू पूरा जो लॉज है ये ला रहे थे 1955-56 में, तो इनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। ऐसे ही रिलीजियस और माइनॉरिटी ग्रुप्स का रेजिस्टेंस आता है और बार बार आता है। आगे हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू भी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा रेजिस्टेंस लाया गया था। ऐसे ही पॉलिटिकल विल एंड प्रैक्टिकल, आप देखो कॉम्प्लेक्सिटीज है यहाँ पे। जो भी आपकी पॉलिटिकल विल है वो दिखती है कि हाँ चलो यूसीसी पर डिबेट करते हैं,
लेकिन मान लो अगर आज एक स्ट्रोक से पूरे इंडिया में यूसीसी लगा दिया जाए, तो क्या इससे जो इस टॉपिक की पॉलिटिकल यूटिलिटी है वो खत्म नहीं हो जाएगी? तो सारे स्टेक होल्डर्स के लिए सवाल है कि क्या सिर्फ यूसीसी को एज अ पॉलिटिकल लेवरेज, एज अ वोट सॉर्ट ऑफ बैंक यूज किया जा रहा है, लेकिन कभी ये इम्प्लीमेंट होगा भी या नहीं होगा? और अगर इम्प्लीमेंट होगा तो क्या ये पॉलिटिकल तरीके से होगा, या फिर ये अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए नहीं होगा, ओवरऑल न्यूट्रल तरीके से होगा? आप समझ रहे होगे डिबेट किस तरफ जा रही है। बेनिफिट्स क्या होंगे? नेशनल इंटीग्रेशन, जैसे के एम मुंशी सर ने बोला था, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर सर ने बोला था। सेक्युलरिज्म का एक स्ट्रॉन्गर वर्जन आ जाएगा, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कुछ मेंबर्स मानते थे। और ये सेक्युलरिज्म बेसिकली इसका मिसयूज नहीं हो पाएगा। अभी क्या होता है, मैं आपको जजमेंट्स के थ्रू समझाऊंगी, शाह बानो जजमेंट के थ्रू स्पेशली, कि अभी हमारे सेक्युलरिज्म में एक स्कोप ऑफ मिसयूज है कि अपीजमेंट हो सकता है। ये स्कोप ऑफ मिसयूज सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पॉलिटी के जो अच्छे अच्छे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं ये अपने आर्टिकल्स में बोलते हैं, जब ये न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं कि हाँ हमारे यहाँ स्कोप ऑफ मिसयूज है, जैसे राजीव भार्गव सर के आर्टिकल, उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमारे सेक्युलरिज्म में, इंडिया के सेक्युलरिज्म में कुछ ना कुछ इश्यूज है। ये बात है, ये माननी पड़ेगी। और अगर आप इस टाइप का एक यूसीसी इंप्लीमेंट करते हो तो ये स्कोप ऑफ मिसयूज, ये जो अपीजमेंट का जो स्कोप है जिससे मिसयूज होता है, ये कम हो सकता है, दैट कैन बी रिड्यूस्ड। इस टॉपिक को हम इस एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जेंडर जस्टिस इक्वालिटी आएगी, निकाह हलाला पॉलीगेमी जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो रेगुलेट होंगी। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, इनफैक्ट जब ट्रिपल तलाक की डिबेट आ रही थी, जब तक गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक से रिलेटेड लेजिस्लेशन नहीं लाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया था, अब तो चलो कर दिया, तब तक ऐसी डिबेट्स भी आ रही थी कि देखो पाकिस्तान जैसी कंट्री जो पूरा मतलब फ्लॉड डेमोक्रेसी है, ऑलमोस्ट इस्लाम के बेस पर ही चलते हैं, ये अपनी माइनॉरिटीज को काफी ज्यादा सब्जुगेट करते हैं। इवन यहाँ पर भी आप देखो ट्रिपल तलाक अब काफी ज्यादा रेगुलेटेड है, उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं होता है जैसा ओरिजिनली यहाँ पर हनफी स्कूल में एनविसेज किया गया था। सो ऑफ कोर्स वी नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। जब मुस्लिम कंट्रीज चेंज हो रही है तो हमने क्यों यहाँ पर चेंज नहीं लाया है फॉर द राइट्स ऑफ विमेन? सो ये है। और जब आप ऐसा करोगे तो आप आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 को ज्यादा बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे, कहीं ना कहीं इसको एक्चुअलाइज कर पाओगे। आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख ही पा रहे होगे ये पर्सनल लॉज में इस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो दैट्स देयर। एक है सिंप्लीफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ लॉ। अभी इतने सारे लॉज हैं कि पूरा सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी आप कम कर पाओगे अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो, जिससे लॉ ज्यादा बेटर तरीके से मॉडर्नाइज हो पाएगा। और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप रेगुलेट कर पाओगे वंस द लॉ इज सिंप्लीफाइड। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं मेजर केसेस पर। अगेन जब आप इसको फॉर एंड अगेंस्ट में लिखोगे यूसीसी के, तो आपको बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे। First of all, the issue is related to Shah Banu Begum versus Muhammad Ahmad Khan. This was an elderly woman. At old age, she was given sudden instant triple talaq and she was denied compensation. अब इनका ये कहना था कि देखो जो मुस्लिम पर्सनल लॉज है इनके हिसाब से 3 महीने जो इद्दत का टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड पर कंपेंसेशन मिलता है, लेकिन इसके अलावा जो एलमनी है उसका कोई एस्पेक्ट नहीं होता कि कांस्टेंट एलमनी मिले। अब एक एल्डरली वुमेन आप सोचो, एट ओल्ड एज अगर उसे तलाक मिली है, वेयर विल शी गो एंड हाउ विल शी अर्न मनी? शी इज लेफ्ट एट नोबडीज मर्सी। द वर्ल्ड इज वेरी ब्रूटल, राइट? सो यहाँ इसका सिग्निफिकेंस ये था कि कोर्ट ने जो अपना सेक्शन 125 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, अब इस सेक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर इस प्रॉपर कंपेंसेशन की बात होती है एंड दिस गोज मच बियॉन्ड 3 मंथ्स। तो ये कंपेंसेशन का मैटर पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदू वुमेन पर अप्लाई होता था, लेकिन यहाँ इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये मुस्लिम वुमेन पर भी इक्वली अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ मुस्लिम विमेन का जो राइट है कॉम्पेंसेशन का, इसको अपहोल्ड किया, गवर्नमेंट को भी इसके लिए लॉज बनाने के लिए डायरेक्शन दी। अब पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट आ गए, तो कांग्रेस गवर्नमेंट उस टाइम पीरियड पर एक लॉ लेकर है मुस्लिम विमेन से रिलेटेड। और यहाँ इन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा, इसको नेगेट कर दिया अपने खुद के लॉ से, ये कहकर कि जितना भी कॉम्पेंसेशन मिलना है वो चाहे लाइफ लॉन्ग उस विमेन के लिए सफिशियंट रहे जीने के लिए, उतना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो चलो एक एस्पेक्ट तो माना, लेकिन वो 3 महीने के अंदर ही यहाँ पर मिल जाए तो भी ठीक है। मतलब कि कॉम्पेंसेशन मिलेगा अच्छा, लेकिन 3 महीने के बियॉन्ड कुछ भी हस्बैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं रहेगी। दिस वॉज सीन एज अ फॉर्म ऑफ अपीजमेंट। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, उस टाइम के बहुत सारे सेक्शंस और बहुत सारे थिंकर्स ऐसा बोलते हैं कि इसको अपीजमेंट की तरह देखा गया था। एंड इसके बाद से आप देखो कांग्रेस उस तरीके की मेजोरिटी
कभी लेकर नहीं आ पाई थी, बिकॉज इससे साफ साफ जाहिर हो रहा था, बहुत टाइम से इनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लग रहे थे कि अपीजमेंट करें, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन इससे जो मिसयूज है हमारे लॉस का हो सकता है, वो साफ साफ देखा गया। अब इससे बहुत सारे मेजोरिटी सेक्शन भी भड़के हुए थे। जब हम हिंदू मैरिज लॉज लाए थे 1955-56 के, तब भी बहुत सारे हमारे जो हिंदू मेल्स थे, उनकी जो मेंटालिटी थी वो इतनी नैरो थी कि वो प्रोटेस्ट करे थे इनके खिलाफ। प्रोटेस्ट किसको करना चाहिए था? मुस्लिम विमेन को, कि आप हिंदूज के लिए ऐसा लॉ ला रहे हो, हमारे लिए इक्वालिटी के लिए ऐसा लॉ नहीं आ रहा है। लेकिन ये सेक्शन चुप था, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर ये इतने अवेयर नहीं थे। प्रोटेस्ट कौन करे थे? हिंदू मेल्स, कि आप मुस्लिम्स को 4 शादियां करने के लिए अलाउ कर रहे हो, ट्रिपल तलाक, वो सब ये सारी चीजें कर सकते हैं। हमारे लिए आप हिंदू कोड ले आए हो ऑलमोस्ट इन लॉज के थ्रू। सो अब ये मेजोरिटी प्रोटेस्ट उस टाइम पीरियड पर भी आपको देखेगा, मेजोरिटी के ग्रीवेंस। तो इसकी वजह से आप देखते हो ये स्कोप ऑफ मिसयूज यहाँ पे साफ साफ दिखाई दिया। अब उसके बाद से भी ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिमोटिवेट हो गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसके बावजूद दे हैव टेकन एक्शन इन द केस ऑफ सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरला मुद्गल वाज रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास 4-5 ऐसे केसेस आए थे, जिसमें जो हिंदू मेल्स थे दे वर कन्वर्टिंग टू इस्लाम जस्ट टू मैरी ट्वाइस थ्राइस मल्टीपल टाइम्स। और यहाँ एक जितेंद्र माथुर नाम के पर्सन का केस बहुत प्रोमिनेंट है। ही मैरिड टू अ हिंदू वुमेन, right? And then after a few years, after having a few children, he converted to Islam and then again married to a Muslim woman. And then marrying to this Muslim woman, he had one child. Then again he thought his life is not going well. तो ये दोबारा यहाँ पर हिंदू वुमेन के पास जा जाते हैं, मुस्लिम वुमेन को अबैंडन करके। एनीवेज इस्लाम में तो अलाउड है इस टाइप का, 3 बार तलाक दो और फिर वापस आ जाओ। तो दोबारा ही केम टू हिज अर्लियर वाइफ। अब ये केस साफ साफ दिखा रहा था कि किस तरीके से मिसयूज होता है अगर अलग अलग रिलीजन्स के पर्सनल लॉज अलग अलग हैं। एंड सम पीपल आर रियली वेरी इनजेन्युइन, जो ये सारी चीजें करने के केपेबल होते हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ कहा, साफ साफ कहा, क्लैरिफाई किया कि कोई भी हिंदू हस्बैंड यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर सकता इस्लाम में जस्ट टू मैरी अनदर वुमेन। ऑल्दो अगर आपने पुरानी वाली वाइफ को डिवोर्स दे दिया, इफ यू हैव डिसॉल्व द अर्लियर मैरिज, तभी आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ इन्होंने गवर्नमेंट को भी साफ साफ शब्दों में कहा कि नीड फॉर यूसीसी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, ताकि आप फ्रॉड वगैरह से बचा सको। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने एक्शंस नहीं लिए, तो अब कोर्ट भी यहाँ पर शांत हो जाएगी। गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, सो ऑफ कोर्स कोर्ट्स को लगेगा कि अब इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं, नहीं तो उनके ऊपर इल्जाम आएगा दैट दे आर प्रैक्टिसिंग जुडिशियल एक्टिविज्म। ऐसा होता ही है। तो अब आता है उसके बाद बहुत साल बाद 2017 में शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शायरा बानो को इंस्टेंटली ट्रिपल तलाक मिल जाता है एंड शी वाज सेइंग कि इससे एक महिला की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। देखो, एक महिला, एक मुस्लिम महिला इंडिया में कॉन्स्टेंटली फियर में रहती है कि उसका हस्बैंड बार बार उसे ब्लैकमेल करता है, ये करो नहीं तो अभी 3 शब्द बोल के रफा दफा कर दूंगा। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेल फॉर लाइफ लॉन्ग। तो दिस ट्रिपल तलाक नाउ शुड बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब ये पूरी डिबेट चली तो दोबारा यूसीसी की डिबेट पूरी कंट्री में अराइज होने लगी, और उसके बाद से ही यूसीसी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली न्यूज में आया है। तो इन्होंने एनकरेज किया पार्लियामेंट को कि ऐसे लॉज बनाइए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के अलावा, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बनाए। ऑल्दो इन लॉज पर खुद से बहुत ज्यादा डिबेट है कि ये जो लॉ आपने बना दिया बहुत स्ट्रिक्ट है। अब मुस्लिम महिला का जो हस्बैंड है जिसने उसको ट्रिपल तलाक दिया, उसको इजीली इसमें जेल हो जाएगी, और जब वो जेल में होगा तो कहाँ से उस मुस्लिम वुमेन को कंपनसेशन प्रॉपर्ली दे पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म है कि हो सकता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। बट कीपिंग दोज असाइड, एक ये भी डिबेट आ रही थी कि गोवा का जो स्टेट है, उनका जो यहाँ पर यूसीसी, इज दैट अ रोल मॉडल? देखिए, पोर्चुगीज जब से गोवा में रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स से भी ये बहुत पहले से आ गए थे, तो तब इनके टाइम पीरियड से इन्होंने यूसीसी इंप्लीमेंट कर दिया था, और इसलिए गोवा को रोल मॉडल की तरह कहा जा रहा है, क्योंकि ये पॉलीगैमी को प्रोहिबिट करते हैं और इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स को कहीं ना कहीं एनफोर्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये भी बात है कि ये इक्वल राइट्स को एनफोर्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ भी ऐसे प्रोविजंस है कि अगर एक वुमेन अब बच्चा नहीं दे पाती है, कोई मेल हायर नहीं दे पाती है, तो एक हस्बैंड के पास राइट होता है उसे डिवोर्स देने का और यहाँ पर दूसरी शादी करने का। सो दिस इज ऑल्सो समहाउ, आप देखो, एक महिला के लिए बहुत ज्यादा ट्रोमैटिक है। आई मीन, हाउ कैन शी डिसाइड दैट वेदर शी इज गिविंग अ मेल हायर और अ फीमेल हायर? दिस डिपेंड्स अपॉन द क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर, राइट? सो उसके ऊपर ये बर्डन क्यों? ये दिखाता है कि ये लॉ भी कंप्लीटली मॉडर्न नहीं है। सो दैट्स वाई आप इसे भी कंप्लीटली यहाँ पर मॉडर्न नहीं बोल सकते और एक रोल मॉडल की तरह नहीं बोल सकते। सो दैट इज देयर। अब आपको आर्ग्यूमेंट समझ में आ गए होंगे।
जेंडर जस्टिस के लिए ये हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को क्लियर करने के लिए कितना जरूरी ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे हिंदू लॉ में डॉटर्स को अब बराबरी के राइट्स मिलने लगे और बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं जिनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक बहुत ब्रॉड किया। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रिफॉर्म होते हैं तो सेम ऐसा जो ओपनिंग अप ऑफ लॉज है ये आप मुस्लिम के लिए भी आप देखोगे, माइनॉरिटी कम्युनिटीज में भी आप देखोगे कि एक चर्निंग आएगी, एक रिफॉर्म की तरफ एफर्ट आएगा। इसका प्रोटेस्ट भी हो सकता है और हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर पर इम्पैक्ट पड़े, लेकिन एक ये भी बात फैक्ट है कि जब भी गवर्नमेंट ऐसे कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करती है, चाहे एज ऑफ मैरिज हो चाहे प्रॉपर्टी हो, तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं सर्टेन सेक्शन। लेकिन गवर्नमेंट के ऐसे कुछ लॉज लाने से, रिफॉर्म्स लाने से एक पहल स्टार्ट हो जाती है, एक इनिशिएट हो जाती है प्रोसेस, और उसके बाद से ये रिफॉर्म अपनी पेस पर चलता जाता है। जब ब्रिटिशर्स लाए थे सती प्रोहिबिशन के लिए राजा राम मोहन रॉय के इन्फ्लुएंस में, और जब विडो रीमैरिज के लिए लाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कहने पर, तब भी सोसाइटी के सेक्शंस ने इसको रेजिस्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे 50 साल 100 साल होते होते लोगों ने इसको सोशली एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि हाँ, जो लॉस कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। यही बात है कि आपको कहीं ना कहीं प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए गवर्नमेंट एक अच्छा व्हीकल होती है। चैलेंजेस प्लूरलिज्म से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्राडिक्शन से रिलेटेड है और माइनॉरिटी के कंसर्न से रिलेटेड है। इन्हीं कंसर्न्स और इन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए लॉ कमीशन ने 2018 में यूसीसी पर एक रिकमेंडेशन दिया था कि यूसीसी इंप्लीमेंट करना अभी इस टाइम पीरियड पे इट्स नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल। लेकिन एक चीज कर सकते हो, अलग अलग रिलीजन हैं, अब उनमें कंसर्न ये होता है कि जैसे मुस्लिम्स में ट्रिपल तलाक महिलाओं को अलाउड नहीं है देना, मेल्स को, लेकिन मेल्स को अलाउड है। तो यहां मान लो दिस इज अ फीमेल, दिस इज अ मेल, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन में सबसे पहले आप इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी लेकर आ जाएंगे। ये 2018 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी ले आइए, उसके बाद जब आप सारे रिलीजन्स में यही इक्वालिटी लेकर आ जाए, उसके बाद आप सोचिए कि कैसे इंटर रिलीजियस इक्वालिटी लानी है, क्योंकि इससे भी जो जेंडर जस्टिस है उसका कहीं ना कहीं जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। अगर पोलीगैमी आप इन एनी सर्कमस्टेंस किसी एक रिलीजन के मेल को अलाउ करते हो, तो ऐसा कुछ फीमेल को भी अलाउ कर दो। दिस इज वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी नाउ, ये आपको बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एक्सप्लेन दिस, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस इन अ पर्टिकुलर रिलीजन। अब इसको भी वैसे तो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं कि कोई प्रैक्टिस किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में अलाउ कर दो, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में फिर बाकी नहीं करो। मुस्लिम्स के लिए कोई प्रैक्टिस अलाउ कर दो, हिंदूज के लिए नहीं करो। यहाँ भी हिंदूज बोलेंगे कि इक्वालिटी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो जेंडर जस्टिस वाला हमारा अर्जेंट गोल है, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो एटलीस्ट हमारे इससे फुलफिल हो रहा है, और फिर धीरे धीरे आप इंटर रिलीजियस इक्वालिटी की तरफ भी बढ़ सकते हो। ये भी कह सकते हैं, ये भी एक टाइप का सजेशन है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि आइदर केस ग्रेजुअली यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले ये इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी, जैसे एलसीआई 2018 की रिपोर्ट ने कहा था, उसकी तरफ मूव कीजिए, और फिर पैन इंडिया लेवल पर साइडवेज गवर्नमेंट इस पर डिबेट करती रहेगी कि क्या लॉन्ग टर्म में इंटर रिलीजियस इक्वालिटी करने के लिए क्या अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं उनके कंसेंसस से धीरे धीरे हम ग्रेजुअल रिफॉर्म्स लेकर आते जाए, सो दैट एक पूरा एक यूनिफॉर्मिटी हम लॉन्ग टर्म में अचीव कर पाए। शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए, और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जैसा कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे केसेस में यूसीसी इंप्लीमेंट कर रही है, उनको करते रहना चाहिए। लेकिन कुछ कंसर्न है उनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जब इस यूसीसी को इंट्रोड्यूस किया, तब उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप्स और मैरिज के साथ साथ डिवोर्स को भी रजिस्टर करने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोविजन अभी लिया। अब ये खुद अपने आप में कंट्रोवर्शियल नेचर के थे, तो ये ट्राई करना चाहिए कि इस टाइप के जो कंट्रोवर्शियल नेचर के सजेशंस हैं वो यूसीसी से थोड़ा सा दूर रखे जाए, और अभी जो अर्जेंट केस है जेंडर जस्टिस का और जेंडर इक्वालिटी का, उसको मीट करते हुए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव ले। फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के केसेस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एक केस दे सकती है, बाद में एक रीजनिंग दे सकती है कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स वैसे भी इसको ला रही है, तो हम पैन इंडिया लेवल पर यूसीसी इंप्लीमेंट करें। एंड आइदर वेज इसको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट से अलग रखते हुए सोचना चाहिए, so as to uphold the spirit of preamble of our constitution, ensuring the fraternity of the nation as well as the unity and dignity of everyone. So thank you so much people, stay connected, काइंडली कमेंट जैसा भी आपको वीडियो लगा हो, बाकी सजेशंस दीजिए कौन से और टाइप के वीडियोस हम आपके लिए बना सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।